Hi friends, welcome to my YouTube channel Bamu's Biogenius. Today we will discuss about 12th NCERT Biology book chapter 7, that is evolution. Point number is 7.2, evolution of life forms, a theory. So this is a very important topic for NEET exam and other exams also. So stay with me for this topic. Now when we talk about diversity of life forms, one thing that comes into mind is that how this diversity of life forms is created. Now, people used to think about this problem and they used to explain by their own understanding of this diversity of life forms. Religious scriptures are there, and in that particular time, that means before the scientific explanation of this diversity of life forms, there were a number of notions regarding this diversity of life forms, how these diversity of life forms are originated. One of them is a theory of a spatial creation. This theory of a spatial creation was actually this theory of a spatial creation was propounded by the religious scriptures or a religious literature, and that's why it is called as a theory of a spatial creation. Now ऐसा मानना था कि जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं ये लाइफ फॉर्म्स भगवान ने बनाए हुए हैं, सो इट्स अ स्पेशल क्रिएशन। और इसमें ऐसा था कि इसके जो अर्थ निकालते थे लोग थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के कोनोटेशंस जिसको बोला गया है एनसीईआरटी के बुक में, तो कोनोटेशंस ये थे कि पहला था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वी सी टुडे वेयर क्रिएटेड एज सच। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स भगवान ने बनाए हुए डायरेक्टली ऐसे बना दिए। दूसरा पॉइंट था कि द डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन फ्यूचर आल्सो। और एक इसका मानना था कि जो डाइवर्सिटी है लाइफ फॉर्म्स की ये कभी चेंज नहीं होगी, स्पीसीज कभी चेंज नहीं होते। इसका इसको बोला गया आइडिया ऑफ फिक्सिटी ऑफ स्पीसीज। तो उस जमाने में आइडिया ऑफ फिक्सिटी ऑफ स्पीसीज को माना माना गया था, मानते थे बड़े बड़े साइंटिस्ट भी, जैसा कि कुवियर हमने लामार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में देखा कि कुवियर जैसे साइंटिस्ट भी आइडिया ऑफ फिक्सिटी ऑफ स्पीसीज को मानते थे। लामार्क was the first scientist who opposed this idea of fixity of a species. फिर थर्ड था कि अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर ओल्ड। तो इनका मानना था थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का कि ये अर्थ इतनी पुरानी नहीं है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये सिर्फ 4000 साल पुरानी है। तो ये सब चीज़ें तब थी और उनको थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में वो ऐसा मानते थे कि जितनी भी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स है दे आर लाइक दे कैन बी अरेंज्ड इन अ लैडर फॉर्म, मतलब सीढ़ी के ऊपर उनको अरेंज कर सकते हैं। सबसे छोटे जीव थे वो निचली पायदान पे थे और सबसे एडवांस जिसको बोलेंगे या स्पेशल क्रिएशन था गॉड का वो था आदमी, वो लैडर में सबसे ऊपर था। तो इस प्रकार उस जमाने में डार्विन के पहले या ऐसा बोलेंगे कि 18th सेंचुरी और उसके पहले ऐसा मानना था कि ये सब चीज़ें जो है वो गॉड ने बनाई हुई है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ थ्योरी ऑफ अ स्पेशल क्रिएशन। आज भी इस थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को कुछ स्टेट्स में अमेरिका में मानते हैं, इवोल्यूशन को नहीं मानते। सो नॉट ओनली इन स्टेट्स, इन सम कंट्रीज आल्सो they deny this evolution. They deny just how these life forms are formed, but they believe in
idea of a spatial creation, theory of a spatial creation. Now, these ideas of spatial creation were challenged by Charles Darwin and Alfred Russel Wallace in his in their theory that is known as a theory of evolution by natural selection. So these were the two scientists who jointly, independently came to the conclusion that whatever the diversity of life forms is today, that is because of the evolution. Or Darwin used the term that is descent with a modification. Now, how he came to this type of a conclusion, so that we will see. अब इसी समय जब ये डार्विन जब 1836 में ये वर्ल्ड टूर से वापस आ गए, उसी समय अल्फ्रेड रसेल वॉलेस नाम के एक नेचुरलिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे, एक्सप्लोरर थे। वो भी इसी क्वेश्चन को टैकल कर रहे थे, इसी क्वेश्चन के आंसर ढूंढ रहे थे कि ये जो लाइफ फॉर्म्स है ये वर्ल्ड में आए कहाँ से, ये कैसे आए। तो जब वो मलायन आर्किपिलागो में काम कर रहे थे तब सडनली उनको एक आइडिया आया और वो आइडिया उन्होंने लेटर के रूप में उन्होंने लिखा और वो डार्विन को भेज दिया। तब डार्विन जब आए थे, बड़े जाने माने साइंटिस्ट हो चुके थे, नेचुरलिस्ट हो चुके थे और सबका ये मानना था कि उनको बहुत सी नॉलेज है। तो अल्फ्रेड रसेल वॉलेस साहब ने भी उनको ये लेटर लिखा और उनसे कहा कि ये लेटर पढ़ो। तो डार्विन साहब ने वो लेटर देखा और उनके ख्याल में आया कि भाई अल्फ्रेड रसेल वॉलेस भी सेम कंक्लूजन पे आया है जो कंक्लूजन पे डार्विन साहब आए थे। तो जब उन्होंने ये लेटर चार्ल्स लेल को दिया तो चार्ल्स लेल ने बोला कि भाई आप दोनों भी इस थ्योरी को तुम डिजर्व करते हो, तो इसलिए आप दोनों भी जॉइंटली ये पेपर पढ़ो। तब डार्विन के जो पुराने पेपर्स थे, पुराने लेटर्स थे, वो पढ़े गए और साथ में अल्फ्रेड रसेल वॉलिस की भी ये जो लेटर था वो भी पढ़ा गया और इस प्रकार इस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का जो क्रेडिट है ये दोनों को इक्वली दिया जाता है। Now this is the route map of Darwin's voyage. डार्विन जब ग्रेजुएट हुए तो उनको एक चांस मिला एक टूर पे जाने का। एक्चुअली ये HMS बीगल नाम का जो जहाज था वो वर्ल्ड टूर पे जाने वाला था। इनका जो काम था वो सर्वे था, वर्ल्ड के कोस्टल एरियाज का सर्वे करने वाले थे ये लोग। तो उनके साथ में डार्विन भी हो लिए और उनको एज ए नेचुरलिस्ट बोल के उन्होंने जगह दी HMS बीगल में। अब अगले 5 साल मतलब 1831 से 1836 तक डार्विन इसी जहाज पे रहे और उन्होंने पूरा वर्ल्ड घूमा। और जब वो घूमे वर्ल्ड पूरा तो उन्होंने बहुत सारी चीजें उनके डायरी में लिखी। ही वॉज अ वेरी कीन ऑब्जर्वर और हर एक चीज को वो एनालाइज करते थे और वो अपने डायरी में लिखते थे। बहुत सारे स्पेसिमेन उन्होंने जमा किए, बहुत सारे फॉसिल्स उन्होंने जमा किए। जब भी वो उनको फॉसिल्स मिल जाते थे वो जहाज पे लेके आते थे और फिर नेक्स्ट जहाँ पे भी स्टॉप होता था वहां से वो उनको बाय पोस्ट वो इंग्लैंड भेज दिया करते थे। तो इसी प्रकार ये डार्विन की जर्नी हुई और उन्होंने इस जर्नी में बहुत सारी चीजें सीखी। अब इस जर्नी के दौरान वो एक जगह पहुंचे थे जहाँ पे उन्होंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया अर्थक्वेक का। और उस अर्थक्वेक के बाद में उन्होंने जब वो वहाँ की टोपोग्राफी देखी तो वो पूरी चेंज हो गई थी। तब उनको विश्वास हुआ ग्रेजुअलिज्म पे कि जैसा कि चार्ल्स लेल ने उनकी प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी में लिखा था कि जो आज की जो पृथ्वी बनी है वो सब ग्रेजुअल चेंजेस की वजह से बनी है। छोटे छोटे चेंजेस, छोटे छोटे बदलाव हजारों साल से होते आ रहे हैं और उसकी वजह से आज की जो टोपोग्राफी है वो अपने को
दिखती है। तब उनको ख्याल में आया कि अर्थ जो है वो काफ़ी पुरानी है। जैसा कि रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा गया था कि ये सिर्फ 6000 या 4000 पुरानी 4000 साल पुरानी है, ऐसा नहीं था। उनको ये विश्वास होने लग गया कि ये पृथ्वी जो है वो बहुत पुरानी है। फिर जब वो आगे आए, जब उन्होंने एक जगह पे एक फॉसिल मिला उनको, उस फॉसिल का नाम था ग्लिप्टोडॉन। ये जो ग्लिप्टोडॉन था, ये तकरीबन आर्माडिलो के जैसा दिखता था। वो भी आर्माडिलो वही एरिया में पाया जाता था। तब उन्होंने सोचा कि, और ये जो ग्लिप्टोडॉन था वो बहुत बड़ा था, मतलब कार के साइज का, और आर्माडिलो जो है वो खरगोश के साइज का रहता है। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे साइज में, तो आर्माडिलो की जो पूरी बॉडी है वो ग्लिप्टोडॉन के सर के बराबर की थी, सर के साइज की थी। मतलब इस पर से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ग्लिप्टोडॉन कितना बड़ा था। तब डार्विन ने सोचा कि एक ही जगह पे ये दोनों एनिमल्स कैसे रह सकते हैं। तो जब उन्होंने ये फॉसिल्स उन्होंने स्टडी किए, तब उनको पता चला कि ये जो ग्लिप्टोडॉन है वो लॉन्ग बैक एक्सटिंक्ट एनिमल है, बहुत साल पहले वो एक्सटिंक्ट हुआ है। और आर्माडिलो उसका छोटा वर्जन है जो कि अभी भी जिंदा है। मतलब उन्होंने ये अनुमान लगाया कि जो बड़े जीव है उसी प्रकार के वो खत्म हो गए, वो एक्सटिंक्ट हो गए, और छोटे जीव है वो बच गए। अब उनको अब ये भी वो मानना शुरू कर दिए उन्होंने कि जैसा कि लामार्क ने कभी नहीं माना कि एक्सटिंक्शन इज रियल, बट डार्विन ने ये जब देखा तब वो उनको मानना पड़ा कि एक्सटिंक्शन इज रियल। फिर जब आगे गए वो, तो उनको साउथ अमेरिका में ही दो प्रकार के रिया देखने मिले उनको। एक लेसर रिया बोलते हैं उसको, और एक बोलते हैं ग्रेटर रिया। मतलब एक ही जगह पे आ, दोनों दो प्रकार के सिमिलर दिखने वाले रिया बर्ड्स थे। ये ईमू के आकार का बर्ड होता है। और अब मतलब डार्विन सोच रहे थे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही जगह पे भगवान ने ऐसे कैसे दो जीव बना दिए, एक छोटा है और एक बड़ा है। तब उनको ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया कि मे बी these two organisms or a species they derived from a common ancestor। मतलब एक ही इनका जो, जिनसे ये तैयार हो गए, उनका जो एंसेस्टर था वो एक ही होगा, ऐसा अनुमान होने लगा। So this is how during this journey he used to observe the things, and on that basis he used to predict about that origin of that particular things or species. तो voyage of Charles Darwin concluded that, or through this voyage Charles Darwin concluded that, through this experience Charles Darwin concluded that first thing is common descent। उनको 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 लगा कि सब जो जीव है उनको एक जो जीव है वो कॉमन डिसेंट है इनका। मतलब ये जितनी भी आज अपने को डाइवर्सिटी दिख रही है, ये डाइवर्सिटी एग्जिस्टिंग जो प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म्स है उनकी उनके द्वारा की गई है, या उनसे बदलाव, उनमें बदलाव होके ये आई है। तो existing living forms share similarities to varying degrees, not only among themselves but also with the life forms that existed millions of years ago। तो आज की जो जितने भी लाइफ फॉर्म्स है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म के साथ में सिमिलरिटी बताते हैं। इसका मतलब ये है कि समहाउ आज की जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो पुराने ऑर्गेनिज्म से तैयार हुए हैं, और दे हैव अ कॉमन डिसेंट। फिर दूसरा उन्होंने ये लगाया कि एक्सटिंक्शन इज रियल। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मेनी सच लाइफ फॉर्म्स डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। देयर हैड बीन एक्सटिंक्शंस ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इन द ईयर्स गॉन बाय, जस्ट एज न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ अरोज एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ। तो इस पर से उन्होंने अनुमान लगाया कि एक्सटिंक्शन ये तो रियल होता ही है, और जितनी भी आज की जो लाइफ फॉर्म्स है ये पुराने लाइफ फॉर्म से जनरेट हुए हैं, पुराने लाइफ फॉर्म से तैयार हुए हैं। सो दीज आर द टू थिंग्स दैट डार्विन कंक्लूडेड थ्रू हिज वोएज।
Now, when Darwin came from his voyage in 1836, he started to compile his theory of descent with modification. डार्विन ने कभी भी इवोल्यूशन नहीं कहा, उन्होंने हरदम ये कहा कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। अब उन्होंने जब ये थियरी कंपाइल करना शुरू की तो उन्होंने ये जो उनके फेवरेट पॉइंट थे वो ये थे कि फर्स्ट वन इज था कि ग्रेजुअलिज्म, सेकंड वन वाज यूनिवर्सैलिटी ऑफ अ वेरिएशन, थर्ड वन वाज अ फेवरेबल वेरिएशन, fourth point was a survival of the fittest, and the last one was natural selection. Now we will see in detail one by one. First one was a gradualism. उनको उन्होंने जब ये वॉयज स्टार्ट किया था तब उनके साथ में एक बुक थी चार्ल्स लेल की, प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी। उन्होंने उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी में उन्होंने पढ़ा था कि वट एवर द अर्थ that is today, that is because of the accumulation of the cumulative changes that occurred over thousands of years. तो जो टोपोग्राफी थी वो आज की जो टोपोग्राफी है, आज जो अपने को दिख रही है, वो टोपोग्राफी हजारों साल के चेंजेस का नतीजा है। ये उन्होंने चार्ल्स लेल की बुक में पढ़ा था। वही सेम प्रिंसिपल उन्होंने लाइफ फॉर्म्स पे भी लगाया और उन्होंने बोला कि आज की जो डाइवर्सिटी दिख रही है वो डाइवर्सिटी अपने को ये विरासत में आई हुई है, ये अपने को हजारों साल के चेंजेस की वजह से आज अपने को ये आज की डाइवर्सिटी दिखती है। उसको बोलते हैं ग्रेजुअलिज्म। सो you can see here, for a better understanding I can explain to you is that ये जो आप देख रहे हैं नदी, ये जो नदी है ये कुछ हजार साल पहले ये माउंटेन के सतह से बहती होगी। धीरे धीरे ये जो नदी है ये पूरे इस पहाड़ को काटते चली गई। जैसे कि हम देखते हैं कि इरोजन की वजह से, सॉइल इरोजन की वजह से जो नदी है, नदी का जो बहाव है या पानी है, वो क्या करता है कि ये सॉइल जो है वो कुरेद कर ले जाता है समंदर की तरफ। So this is how the principles of geology, or we can say that we can apply the principles of geology in this section or in this photograph, that this is how that gradual changes that occurs. So ये जो changes है सेम टाइप के changes उन्होंने biological forms पे भी डार्विन ने लगाए और उन्होंने बोला कि evolution of life forms is a gradual change. Then second था universality of a variation. Any population has a built-in variation in a characteristics. तो हम देखते हैं कि कोई भी जीव ले लो आप, कोई भी स्पेसीज ले लो आप, उसमें वेरिएशन आपको दिखेगा। यहाँ पे हम ह्यूमन पॉपुलेशन लेते हैं तो यहाँ पे अपने को दिखता है कि वेरिएशन इज देयर। इवन द siblings, or we can say the members of the same family, they also shows variation. So physical variation. So that means here the variation is universal. You will take any kind of a species and you will find that variation is there. So variation is a common thing in each and every species. Then third one is favorable variation. यहाँ पे उन्होंने कहा कि फेवरेबल वेरिएशन उसको कहेंगे कि दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच एनेबल सम टू सर्वाइव बेटर इन अ नेचुरल कंडीशंस। नेचुरल कंडीशन जो भी हो, क्लाइमेट हो, फूड हो, फिजिकल फैक्टर्स हो, एनीथिंग दैट gives a kind of upper hand for survival, that is called as a favorable variation. And the animals with a favorable variation will breed more and they will increase in number, and this is how that favorable variation will spread in a population. So उनका ये कहना था कि जो favorable variation होता है वो individual, or the individual with a favorable variation will increase in number because of the it's a greater survival, or it is a more fit, survive better in a but in a natural conditions. So ये हो गया favorable variation. जो फेवरेबल वेरिएशन नहीं है
ऐसे एनिमल्स वो धीरे धीरे पॉपुलेशन में से खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले ये लिखा डार्विन ने कि जो भी चेंजेस आते हैं वो पॉपुलेशन में आते हैं, वो नॉट इन ऑन अ इंडिविजुअल बेसिस। तो ये सबसे बड़ी वी कैन से दैट the point that is there in a Darwin's theory of evolution. Then fourth one is, you can see here, these are the, we can say that the this particular animal is a camouflage in its environment, so the chances of survival of this animal is more. So this is how that a favorable variation, the variation, which is the variation here, the skin color. So this skin color is a very appropriate for the environment in which that particular toad lives. So this is how that the favorable variation is helpful in survival. Then survival of the fittest. This term is coined by Herbert Spencer. It is not coined by Darwin, but Darwin's fitness, or we can say that when Darwin talked about the fitness, he never talked about the physical fitness. ये जो फिटनेस की जो बात करते हैं डार्विन, वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात करते हैं। कहते हैं कि अगर वो इंडिविजुअल फिट है तो वो ज़्यादा देर तक जिंदा रहेगा और वो रिप्रोडक्टिव एज तक आएगा, और रिप्रोडक्टिव एज में वो रिप्रोड्यूस करेगा। रिप्रोड्यूस करने के बाद इसकी जैसी प्रोजेनी बहुत सारी तैयार हो जाएगी। दैट पर्टिकुलर स्पेसीज, दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल विल इंक्रीज इन नंबर. That means that particular individual which is having that favorable variation will survive more. So here it is a survival of the fittest. So fitness is what? A reproductive fitness. So thus such individuals will leave more offspring in the environment. Then natural selection. Natural selection में उनका कहना था कि nature selects who will die. Unfit individuals will be removed from the environment, and those individuals which are fit for the environment, they will survive. They will survive and they will reach up to the reproductive age and they will produce their progeny. So it will appear like that the fit individuals will remain and they will increase in number, and it will appear like that they will be selected. But natural selection is a kind of a passive process. It is a kind of a passive process. So यहाँ पे क्या हो रहा है कि नेचर जो है वो सिलेक्ट कर रहा है, अपने को ऐसा दिखता है कि फिट इंडिविजुअल सिलेक्ट हो रहे हैं, पर एक्चुअली क्या होता है कि जो अनफिट इंडिविजुअल्स है वो पॉपुलेशन में से खत्म हो जाते हैं, और जो फिट इंडिविजुअल्स है वो ही जिंदा रहते हैं और वो ही रिप्रोड्यूस करते हैं और उनकी नंबर्स बढ़ाते हैं। तो नंबर्स ज्यादा होने के कारण अपने को दिखता है कि ये फिट इंडिविजुअल्स जो है वो नेचर ने सिलेक्ट किया, पर एक्चुअली क्या है, नेचुरल सिलेक्शन इज अ पैसिव प्रोसेस. So he said that this is the mechanism of evolution. उन्होंने कहा कि Darwin was the first scientist to suggest that, or Darwin and Wallace was the first scientist to suggest that natural selection is a mechanism of evolution. So this is about the Darwin's theory of natural selection. See, this is the diagram that is written by Darwin. उन्होंने ये उनके डायरी में लिखा हुई, और ये डायरी में निकाली हुई डायग्राम है, और यहाँ पे लिखते हैं वो आई थिंक, मतलब उनको, उन्होंने ये प्रिजम्पशन किया था कि ये अनुमान लगाया था कि इस प्रकार जो आज की जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स है ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब रूटेड ट्री सबसे पहले उन्होंने बनाया था। और उन्होंने यहाँ पे जो जितने भी आप देख रहे हैं ट्विग दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये एक ट्विग को उन्होंने जैसा कॉमन डिसेंट बताया, और कॉमन डिसेंट से ये दो न्यू स्पेसीज तैयार हुए ऐसा बताया था। मतलब उन्होंने वो, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु said that all the existing life forms share similarities and share common ancestors.
However, these ancestors were present at different periods in the history of Earth. तो जितने भी ये एंसेस्टर्स हैं, ये जो पृथ्वी की जो एज है उस हिसाब से ये डिवाइड हो गए हैं। मतलब कुछ जैसा कि हम बताते हैं कि अभी आज हम मॉडर्न साइंस में हमने पृथ्वी के और जियोलॉजी को हमने क्या किया है कि डिवाइड किया है टाइम को एराज में, फिर पीरियड्स में, और पीरियड्स को एपोक्स में। तो डार्विन का ये कहना था कि जितनी भी लाइफ डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स है, ये अलग अलग पीरियड में हो चुके हैं और उनसे ही आज की जो डाइवर्सिटी दिख रही वो तैयार हो चुकी है। तो उन्होंने ऐसा लाइफ लाइफ फॉर्म्स को हिस्ट्री ऑफ अर्थ के साथ जोड़ा। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे कि जैसा आज जो हम होमोसेपियंस है, ये कहाँ से तैयार हुए? ये तैयार हुए प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म, दैट इज होमो निएंडरथालेंसिस से। और होमो निएंडरथालेंसिस कहाँ से तैयार हो गए? वो होमो हिडेनबर्गेंसिस से तैयार। और होमो हिडेनबर्गेंसिस कहाँ से तैयार हो गए? तो होमो इरेक्टस से तैयार। और होमो इरेक्टस कब थे? तो 2,50,000 साल पहले। तो दिस इज हाउ दैट whatever the life form or whatever the human form is there, that is the descendant of earlier life forms. So he was the first scientist to say like that. Now when we talk about history of earth is divided into the eras, periods and epochs. और we can say that कि जो भी टाइम है अर्थ का, जो पास्ट है, उसको अगर डिवाइड किया गया तो उसके एरा में उसको डिवाइड करते हैं। सबसे पुराना जो है उसको पैलियोजोइक बोलते हैं। फिर आता है मीजोजोइक आया। फिर मीजोजोइक के बाद में आया सीनोजोइक, जो कि अभी चल रहा है, वो मोस्ट रिसेंट एरा है, इसको बोलेंगे सीनोजोइक। अब एरा को अगर डिवाइड करते हैं तो पीरियड में डिवाइड होता है। अगर एक एरा लिया, समझो सीनोजोइक लिया, तो सीनोजोइक के दो पीरियड होते हैं, क्वाटरनरी और टर्शियरी। अब ये पीरियड भी डिवाइड होते हैं, जैसा कि ये समझो अपन ने क्वाटरनरी पीरियड लिया, तो क्वाटरनरी पीरियड एपॉक में डिवाइड होता है, होलोसीन और प्लेइस्टोसीन। सिमिलरली टर्शियरी अगर पीरियड लिया तो प्लायोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, ईओसीन, पैलियोसीन, इसमें डिवाइड होता है। तो इस प्रकार जो अर्थ की जो टाइमलाइन है या हिस्ट्री है, या जब से तैयार हुई है अर्थ, उसको अगर उस टाइम को अगर डिवाइड करते हैं तो अपने को एराज मिलते हैं। और एराज आर डिवाइडेड इनटू पीरियड्स, पीरियड्स आर डिवाइडेड इनटू एपॉक। सो we can see here that whatever the geological history of earth is there, it can be correlated with the history of biology or biological history of the earth. अब ये कैसे करेंगे? देखो कि ये जो अर्थ तैयार हुई है या अर्थ की जो लेयर्स हैं, इसके ऊपर से अपन ने उसको एरा में कन्वर्ट किया है। जो सबसे निचली, जो सबसे बेस वाली जो लेयर है अर्थ की, उसको बोलते हैं पैलियोजोइक एरा, या पैलियोजोइक एरा में ये तैयार हुई। अब यहाँ पे अगर हमने किसी एनिमल को खोजा तो यहाँ पे आपको कभी भी मैमल्स नहीं मिलेंगे, रेप्टाइल्स नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे? इनवर्टिब्रेट्स। क्यों? क्योंकि इस सतह में या उस टाइम पीरियड में कोई मैमल था ही नहीं। तो इस पीरियड में हमको मैमल मिलने का सवाल ही नहीं आता। तो यहाँ पे हमको मिलेगा ये इस प्रकार के, जो उसको बोलेंगे ट्राइलोबाइट्स, इसको इन्वर्टेब्रेट्स बोलते हैं। इन्वर्टेब्रेट्स आपको पता है। तो इस प्रकार के इन्वर्टेब्रेट्स आपको इस पीरियड में या पैलियोजोइक एरा में मिलेंगे। अब पैलियोजोइक एरा, जो जिसको लेट पैलियोजोइक एरा बोलते हैं, वो एज ऑफ टेरिडोफाइट्स भी बोलते हैं उसको। तो टेरिडोफाइट्स भी मिल सकते हैं आपको इस पर्टिकुलर एरिया में। अब इससे ऊपर की सतह अगर देखें अर्थ की, तो इसको बोलेंगे मीजोजोइक। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है? तो हमको सबको पता है, फेमस है मीजोजोइक रेप्टाइल्स, डायनासोर्स वगैरह जो थे वो इस पीरियड में हुए, मीजोजोइक पीरियड में। तो ये सतह जो है
वो मीजोजोइक पीरियड को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पे हमको सब फॉसिल्स मिलेंगे, जो भी फॉसिल्स होंगे वो रेप्टाइल्स के होंगे। मतलब यहाँ पे आपको मैमल्स नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे, रेप्टाइल्स मिलेंगे। अगर आप प्लांट्स की बात करेंगे तो आपको जिम्नोस्पर्म भी यहीं मिलेंगे। सो इस प्रकार जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है दैट कैन बी को रिलेटेड विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। अब इसके ऊपर अगर देखेंगे हम, तो यहाँ पे मतलब जो रिसेंट है, यहाँ पे आपने को मैमल्स मिलना चालू हो जाते हैं। मतलब मैमल्स जो है वो मोस्ट रिसेंट है, और इसीलिए फिर अपने को सतह पे मिल सकते हैं वो। तो ये जो है उनका जो एरा है वो उसको बोलेंगे सीनोजोइक एरा। और ये सीनोजोइक एरा के सतह में आपको मैमल्स मिलेंगे। ये क्लिप्टोडॉन या मैमोथ, वुली मैमोथ, इस प्रकार के जो मैमल्स है वो आपको यहाँ मिलेंगे। सो दिस इज हाउ दैट कॉमन परमिसिबल कंक्लूजन इज दैट अर्थ इज वेरी ओल्ड, not thousands of years old, but it was billions of years old. So this is how that geological history of earth is related with the biological history of the earth. So this is all about from the chapter number 7, evolution, and point number 7.2, evolution of life forms, a theory. Now if you want to explore more about the Darwin's theory of evolution, please go to my YouTube channel and see the Darwin's theory of evolution for UG and PG students. Now, if you want to see what you have learned, please scan this QR code and solve the quiz. So that's all from my side. Please subscribe to my YouTube channel Bamu's Biogenius for latest uploads, or like my videos. And if you have any query, please don't hesitate to comment. Thank you.